फर्ज कीजिए भारत में कोई एक्स नाम का व्यक्ति रहता है। अब ये एक्स नाम का व्यक्ति कौन होता है, कौन से व्यक्ति का नाम एक्स होता है? तो मैंने अभी इरशाद से पूछा कि यार एक रैंडम नाम बताओ, तो वहाँ से सवाल आया कि सर हिंदू या मुस्लिम। हम ज़ोर से हंसे और फिर हमने सोचा कि हाँ यार, इस बात से फ़र्क तो पड़ जाता है कि नाम का संकेत क्या है, कौन सी ध्वनि है। खैर, नाम कोई भी रख लीजिए आप, ए बी सी एक्स, अभी के लिए एक्स ही रख लेते हैं क्योंकि एक्स का धर्म आप नहीं बता सकते हैं। खैर, एक्स के पास हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है, कोई काम धाम नहीं मिल रहा, परेशान हाल है, बीवी बच्चों को पालना ज़रूरी है, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। ऐसे में उसे कहीं से पता चलता है कि किसी यूरोप के देश चले जाते हैं, वहाँ काम धंधा मिलेगा। ब्रिटेन के ऑप्शन को किया जाता है लॉक। लेकिन ब्रिटेन जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट, वीज़ा, और इस सब के लिए चाहिए पैसा, आइल्स वगैरह निकालना पड़ेगा। फिर सीन वहाँ ये भी है कि आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप वहाँ जा क्यों रहे हैं। बिना वजह के वो लोग एंट्री देते नहीं, यूरोपियंस एकदम स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज हैं। ऐसे में एक्स को एक एजेंट मिलता है जो कम पैसों में अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचाने का वादा करता है। इतना ही नहीं, वहां जाकर क्या करना है उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है। फिर क्या होता है, एक्स अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकलता है। उससे एजेंट एक मालवाहक जहाज़ में छिपाकर ब्रिटेन पहुंचा भी देते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं। वहाँ एक्स को पुलिस पकड़ती है। ऑब्वियसली पासपोर्ट, वीज़ा और कागज़ उसको मांगते हैं, लेकिन एक्स के पास कुछ है नहीं। फिर वो वही ब्लूप्रिंट अप्लाई करता है जो उसे एजेंट ने रटाया होता है। वो कहता है, आई फियर परसिक्यूशन इन माई होम कंट्री एंड आई वॉन्ट टू क्लेम असाइलम। एग्जैक्ट ये बात बोलता है, यानी मेरे देश में मुझे खतरा है, इसलिए मैं यहाँ शरण लेना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पुलिस उसे छोड़ देती है और वहाँ की होम मिनिस्ट्री एक्टिव होती है, उससे असाइलम सीकर प्रोग्राम में डाल दिया जाता है। फिर जैसे एक्स की एप्लीकेशन पास हो जाती है, उसे आधिकारिक तौर पर असाइलम यानी शरण मिल जाती है ब्रिटेन में। वैसे आधिकारिक तौर पर असाइलम मिलने के पहले भी ब्रिटेन की पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उसे किसी अपराधी की तरह ट्रीट करे, क्योंकि उसने असाइलम की मांग की है। जैसे ही एक्स की एप्लीकेशन पास हुई, उस रहने के लिए कमरा मिल गया, खाना पीना मिल गया, जैसी बुनियादी सुविधाएं आ गई। फिर वो वहाँ काम देखता है, एक लोकल रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। 5 साल रहने के बाद ब्रिटेन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और इस तरह वो कम पैसों में ब्रिटेन पहुंच जाता है। इसी तरीके से इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार, पूरी दुनिया से न जाने कितने लोग ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें से इक्का दुक्का लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शरण की ज़रूरत रही हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो बस एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में ब्रिटेन जाते हैं। उन्हें यहाँ कोई ख़तरा नहीं होता। कितने ही अपराधी, अलगाववादी, आतंकवादी भी इस तरह दुनिया भर से ब्रिटेन और यूरोप पहुंचे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह ट्रेंड अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, इसलिए इन देशों में एंटी इमिग्रेंट भावना भी बढ़ रही है। अब जो लोग वीज़ा, पासपोर्ट और पूरे कागजात के साथ एकदम लीगल तरीके से इन देशों में जाते हैं, उन्हें भी एंटी इमिग्रेंट कैंपेन का शिकार होना पड़ता है। भारतवंशी दुनिया के बड़े मुल्कों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अचीवमेंट्स हैं उनके। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के, कमला हैरिस वहाँ वाइस प्रेसिडेंट, सुंदर पिचाई हैं, सत्या नडेला हैं, अरविंद कृष्णा चर्चित नाम। इसके अलावा भी भारतीयों की विदेशों में मांग है, उन्हें बुलाया जाता है वहाँ काम करने के लिए। अब वहाँ के गोरे लोगों का एक तबका इस बात से नाराज़ हो रहा है कि बाहर से आए लोग हमारी नौकरियाँ खा रहे हैं, उन्हें हमसे अच्छी सैलरी मिल रही है, हमारे कल्चर को ये बदल रहे हैं, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं चलते। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन, स्वीडन, नाम लेते जाइए, इन सभी देशों में एंटी इमिग्रेंट भावना बढ़ रही है और हम राजदूत के एपिसोड्स में लगातार इस मुद्दे को रेस कर रहे हैं। हमने जितने देशों का नाम लिया, उनमें से कई देशों में पिछले कुछ महीनों में एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। आप उन प्रदर्शनों की मांगों को उठाकर देखिए, उनकी सबसे बड़ी शिकायत अवैध शरणार्थियों को लेकर है और इस आड़ में वहाँ वैध तरीके से गए और रह रहे लोगों को टारगेट किया जाता है, जिनमें बहुत बड़ी संख्या इंडियंस की है, क्योंकि इंडियंस बड़ी संख्या में लीगली भी माइग्रेट करते हैं। अब ब्रिटेन ने इस समस्या से निपटने का तरीका निकाला है। ब्रिटेन के गृह मंत्री शबाना महमूद ने ऐलान किया है कि वो अपनी असाइलम पॉलिसी में बदलाव करेंगे और कठोर बना देंगे नीति को। नई पॉलिसी में सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जो लोग ब्रिटेन में शरण ले रहे हैं, अगर उन लोगों के जो पेरेंट कंट्री है वहाँ हालात सही हो जाते हैं, क्योंकि आप तो शरण लेने आए हो, असाइलम, अगर आपके देश में हालात सही हो जाते हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। साथ ही 5 बरस बाद जो ब्रिटेन की नागरिकता का रास्ता खुल जाता था, अब वो 20 साल बाद खुलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि ये सब लेबर गवर्नमेंट में हो रहा है। जो लेबर कभी इमिग्रेशन के मुद्दे पर कंजर्वेटिव के खिलाफ खड़े होते थे, आंख में आंख डालकर बात करते थे, वही आज इमिग्रेशन को मुश्किल बना रहे हैं। वो भले ही स्टॉप द बोट का नारा नहीं लगाते, जो सरप्राइजिंगली ऋषि सुनक ने लगाया था,
लेकिन समझ आ गया है उन्हें भी कि बिना नीति में बदलाव के वो भी सत्ता में ज़रा दिन टिक नहीं पाएंगे। शबाना महमूद के इस ऐलान के बाद पार्टी में ही इस प्रस्ताव का विरोध भी हुआ। लेबर पार्टी के सांसद टोनी वॉन ने कहा है कि ये विभाजनकारी संस्कृति को बढ़ावा दे देगा और इससे हमारे समुदायों में नस्लवाद और दुर्व्यवहार की भावना भी बढ़ सकती है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि लेबर पार्टी ऐसा प्रस्ताव लाने को क्यों मजबूर हुई और इसका भारतीयों पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। असाइलम सीकिंग यानी शरण लेने और शरण देने का रिवाज आज का नहीं है। नियम कायदे आज के नहीं बनाए गए, प्राचीन इतिहास में हजारों हजार साल से यह हो रहा है। मेसोपोटामिया जो आज में इराक में कहीं हुआ करता था, वहाँ सुमेरियन साम्राज्य का एक समय राज था। वहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से आ जाए और यहाँ के मंदिरों में प्रवेश कर जाए एक बार, तो राजा भी उसे नहीं निकाल सकता था। प्राचीन ग्रीस, प्राचीन हिंदुस्तान, इसी तरह के नियम आपको मिल जाएंगे। शरणागत की रक्षा, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में तो अलग से सिटीज ऑफ रेफ्यूज का उल्लेख है, यानी उस समय के लोग उन शहरों में जाकर शरण ले सकते थे अगर कोई खतरा हो, जान का खतरा स्पेसिफिकली। फिर मध्यकालीन यूरोप में आ जाएं तो यहाँ राइट ऑफ सैंक्चुरी का अधिकार मिलता था। अगर कोई व्यक्ति चर्च में चला जाए तो राजा को उस व्यक्ति को शरण देनी पड़ती थी। आधुनिक इतिहास में है तो जब लीग ऑफ नेशंस था तब भी शरणार्थियों के लिए नियम थे, और जब यूएन बना तो बाकायदा 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन भी बना। अब ये रेफ्यूजी कन्वेंशन एक आदर्शवाद की बात करता था। दुनिया के लगभग सभी देशों ने परेशान हाल व्यक्ति यानी जिनकी जान को खतरा हो, उन्हें शरण देने का नियम बनाया है, पर सभी ने अपने हिसाब से इन कानूनों को कठोर किया है, कभी लचीला भी किया है। आज हम ब्रिटेन पर फोकस करने वाले हैं। ह्यूगनॉट्स फ्रांस के प्रोटेस्टेंट कैल्विनिस्ट थे। फ्रांस उस जमाने में कैथलिक बहुसंख्यक था और दोनों पक्षों में लगातार दंगे, हत्याएं और दमन होता था। 1572 में हजारों ह्यूगनॉट्स को मारा गया। उन्होंने भागकर ब्रिटेन में शरण ली। अंग्रेजों ने उन्हें भी शरण दी और फिर यूरोप के परेशान हाल लोग वहां जाकर शरण लेने लगे। ब्रिटेन में, है ना, आइलैंड था। एक लंबे समय तक बिना रोक टोक के लोग ब्रिटेन जाते रहे। इससे परेशान होकर 1905 में ब्रिटेन ने इमिग्रेशन पर पहला कानून बनाया। इसे 1905 का एलियंस एक्ट कहते हैं। उस समय ईस्टर्न यूरोप से बड़ी संख्या में सताए हुए यहूदी उनके यहाँ जा रहे थे, इसलिए ये वाला नियम आया। लेकिन एक समय के बाद ये नियम इररिलेवेंट होने लगा। इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन ने 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन बनाया तो उसकी बैकिंग करने वाले देशों में ब्रिटेन सबसे पहले खड़ा था। उसने भी अपनी घरेलू इमिग्रेशन पॉलिसी उसी हिसाब से बनाई। ब्रिटेन के पास अब अपना खुद का कोई आधिकारिक असाइलम लॉ नहीं था। 1971 में उसने अलग से कुछ नियम बनाए, लेकिन असाइलम लॉ लेकर नहीं आया। 1993 असाइलम एंड इमिग्रेशन अपील्स एक्ट बनाया गया। फिर इसमें पहली बार शरण के लिए अपील का अधिकार शामिल किया गया। यह एक्ट इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि सोवियत अफगान वॉर की वजह से बहुत से लोग ब्रिटेन शरण लेने पहुंच रहे थे। अफगानिस्तान में तब अस्थिरता थी, जैसे अभी मिडिल ईस्ट में है। 1999 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे। वो असाइलम सीकिंग के लिए जो नियम लाए, आज वही ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी की रीढ़ हैं। ये नियम था 1999 का इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट। इसके तहत नेशनल असाइलम सपोर्ट सर्विस NASS की स्थापना हुई, यानी इमिग्रेशन से जुड़े सारे काम इस संस्था के पास गए। अच्छा, उस जमाने में शरणार्थियों को ब्रिटेन में सरवाइव करने के लिए कैश मिलता था, है ना। यूरोप है, महंगा है, तो सरकार कुछ कैश देती थी। टोनी ब्लेयर ने इसे वाउचर में बदला कि यहाँ से टोकन लेके जाओ किराने की दुकान पर, वहाँ से आटा दाल चीनी जो लगे वो ले लेना, पैसा नहीं देंगे। उस समय शरण मांगने वाले व्यक्ति को लंदन में रहने के लिए अस्थायी जगह मिल जाती थी, तो क्राउड बढ़ा। इससे निपटने के लिए ब्लेयर ने दूसरे इलाकों में भी शरणार्थियों के रहने के लिए कुछ आवास योजनाएं बनवाई। 2002-04 के बीच लेबर सरकार ने इसमें और बदलाव किए, जैसे सुरक्षित देशों की एक लिस्ट आ गई, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए ताकि ऐसे लोग जो झूठ बोलकर अवैध रूप से आए हैं उन्हें वहां रखा जा सके। सेफ कंट्रीज की लिस्ट का मतलब क्या है? सुरक्षित देशों की लिस्ट की आप यहां से आकर असाइलम सीख नहीं कर सकते। और डिटेंशन होम्स में तो जो लोग गलत तरीके से आते हैं उनको रखा ही जाता था। 2010 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है, डेविड कैमरन आते हैं। कंजर्वेटिव्स के दौर में नियम कड़े किए गए, जैसे शरण लेने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक होने लगा। जब वो घर किराए पर लेता या नौकरी के लिए अप्लाई करता तो एक्स्ट्रा चेकिंग होने लगी। फिर जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्टॉप द बोट का ही नारा दे दिया।
एक नई बहस शुरू की। ये बात कही कि असाइलम के नियम कठोर कर देने भर से काम नहीं होगा, जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं वहीं चोट करनी पड़ेगी। उन्होंने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया जो कहता था कि जो लोग छोटी छोटी नावों से ब्रिटेन आ रहे हैं उन्हें शरण मांगने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी। मतलब वो पुलिस के सामने वो लाइन बोल नहीं पाएंगे, यानी अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। फिर उनका बिल ये भी कहता था कि अगर फ्रॉड का पता चल गया, ये बात सिद्ध हो जाए कि कोई शख्स अवैध तरीके से आया है, तो उसे तीसरे देश भेजने का भी अधिकार होगा। इसी बिल में सुनक ने अपना रवांडा प्लान पेश किया था। संसद से कहा था कि हम अवैध शरण लेने वालों को रवांडा भेजेंगे, लेकिन उस समय लेबर पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई थी। विवाद बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां रवांडा बिल को फिर अवैध घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रवांडा एक सुरक्षित जगह नहीं है, तो आप असाइलम सीकर्स को चाहे वैध अवैध कैसे हो वहां कैसे भेजेंगे। ऋषि सुनक लेकिन यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश भी की कि रवांडा एक सुरक्षित जगह है। इसके लिए वो इमरजेंसी लेजिस्लेशन लाए। फिर इस प्लान में ये बात भी शामिल थी कि अगर ब्रिटेन किसी व्यक्ति को रवांडा भेज देता है तो वो वापस ब्रिटेन नहीं आ सकता, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। लेकिन मानवाधिकार संगठन और लेबर पार्टी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बिल को आगे बढ़ने नहीं दिया। जुलाई 2024 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। लेबर पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। कीर स्टारमर देश के प्रधानमंत्री बने। स्टारमर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे और सुनक इमिग्रेशन के मुद्दे पर। हालांकि उस समय के सर्वे आप उठाकर देखेंगे तो यही दो मुद्दे पूरे चुनाव में छाए रहे, यानी आप किसी एक मुद्दे को ज्यादा या कम तरजीह नहीं दे सकते थे। तो स्टारमर ने क्या किया, जब वो कैंपेन कर रहे थे उन्होंने इमिग्रेशन पर बैलेंस रखा, क्योंकि लेबर का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बाहर से आए लोगों का है। एक्सपर्ट्स जो इंडिया से गए हैं या पाकिस्तान से गए हैं, बांग्लादेश से गए हैं, अफ्रीका से कई लोग वहाँ पर हैं। जहाँ जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वहाँ से लोग वहाँ पहुँचे हुए और वो लेबर को वोट करते हैं। इसलिए समझा जा रहा था कि लेबर इमिग्रेशन पर हाथ रखेंगे हल्का, लेकिन अब लेबर पार्टी उम्मीद से एकदम उल्टा प्रस्ताव लेकर आई है। इसकी क्या वजह है, ये जानने से पहले आप नज़र आंकड़ों पर डालिए। ज़्यादातर इमिग्रेशन ब्रिटेन में लीगल तरीके से ही होता है और इसलिए भी ये हो पाता है क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड है, आप चलते हुए नहीं पहुंच सकते वहाँ। 2023 में लगभग 9 लाख लोग ब्रिटेन आए थे, जो 2024 में घटकर 4,31,000 रह गया, यानी आधे से ज़्यादा की गिरावट तो लीगल इमिग्रेशन में हुई। अब जब इमिग्रेशन कम हुआ तो लेबर को ये लॉ क्यों लाना पड़ा? दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो सत्ता जाने का खतरा उनको महसूस होता है। लेबर को खतरा कंजर्वेटिव के साथ साथ या कह लीजिए उससे ज़्यादा रिफॉर्म पार्टी से है। नाइजल फराज वाली पार्टी, 2024 वाले चुनाव में फराज को सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन वोट परसेंट था 14, यानी एक बड़ी आबादी फराज और फराज की बातों को पसंद करती है। पोल्स बता रहे हैं कि लोकप्रियता और बढ़ रही है। इस बात के पूरे चांस है कि आने वाले चुनाव में फराज ज़्यादा बड़ी जीत हासिल कर लें। फराज की पार्टी कंजर्वेटिव से भी ज़्यादा कड़ा रुख रखती है, फार राइट है ऑलमोस्ट, कम से कम इमिग्रेशन के मामले में। हालांकि फराज भारत के लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन जब इमिग्रेशन पॉलिसी कड़ी होती है तो भारत को इसमें अलग से छूट नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली सारे देशों को शामिल किया जाएगा और रिफॉर्म पार्टी का वोटर बेस जो है वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट टाइप के लोगों से भरा हुआ है। अगर उनकी जीत होगी तो उनका ये वाला बेस इमिग्रेशन पॉलिसी कठोर करने की बात तो कहेगा ही, साथ साथ बाकी इमिग्रेंट्स को भी टारगेट करेगा जैसे इंडियंस। इसलिए लेबर पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में हुए YouGov सर्वे में 38% लोगों ने कहा कि रिफॉर्म यू के शरणार्थी मामलों को संभालने में लेबर पार्टी से ज़्यादा प्रभावी होगी, इसलिए लेबर की चिंता बढ़ रही है और इमिग्रेशन के मुद्दे पर ही बढ़ रही है। दूसरा बिंदु एक दूसरे आंकड़े से आता है। हमने अभी जो आंकड़ा बताया वो लीगल इमिग्रेशन का था, जो बताता है कि वैध तरीके से जनरली फ्लाइट से वहाँ आने वाले लोगों की संख्या ब्रिटेन में आधी हो गई। लेकिन मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 1 लाख लोगों ने ब्रिटेन में शरण लेने के लिए आवेदन कर दिया। इसमें से लगभग 36,000 लोग छोटी छोटी बोट्स पर आए थे, यानी एक बड़ी संख्या और भी दूसरे तरीकों से ब्रिटेन आ रही है, इलीगल तरीकों से। इसमें पिछले सालों के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये बड़ी संख्या तो आवेदनों के आधार पर लिखी जा रही है, असल में ऐसे लोगों की संख्या और ज्यादा होगी जो बिना एप्लीकेशन के भी रह रहे हैं। यानी आंकड़ा बताता है कि ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा है, लीगल इमिग्रेशन आधा हो गया, इलीगल बढ़ गया। इसलिए लेबर्स को यह प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान से ब्रिटेन में असाइलम मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। जून 2025 तक बीते एक साल में लगभग 5,000 लोगों ने कहा कि यहाँ खतरा है और उन्हें वहाँ शरण चाहिए। हर साल ये आंकड़ा लगभग इतना ही रहता है, 4 से 5,000 के आसपास। इसमें से बहुत कम लोगों को वहाँ असाइलम दिया जाता है। ब्रिटेन का जो गृह मंत्रालय, उनकी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत से 4 या 5,000 लोग ही असाइलम मांगते हैं, उनमें से 1% लोगों को असाइलम दिया जाता है। तो आपने इमिग्रेशन का इतिहास और राजनीति समझ ली।
आप समझिए कि लेबर ने क्या क्या नियम बदलने का प्रस्ताव रखा। पहले तो यही कि अगर कोई व्यक्ति शरण लेता है और उसे असाइलम प्रोग्राम में शामिल किया जाता है तो उसे नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पहले यह समय सीमा 5 बरस की थी। दूसरा ये कि ब्रिटेन में शरण पाए व्यक्ति को घर और खाना दिया जाता है, बहुत ही बेसिक सुविधा मिलती है। ज़्यादातर मामलों में एक कमरे में 3-4 लोग रहते हैं। ये सब खर्चा सरकार करती है और ये उसका कानूनी फर्ज है। अब लेबर पार्टी ये कह रही है कि हम सरकार को इन जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहते हैं, यानी अब ये सब सरकार का कानूनी कर्तव्य नहीं रह जाएगा। तीसरी बात जो लेबर सरकार चाहती है कि जो लोग शरण लिए हुए हैं उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि सरकार पर बोझ कम हो। चौथा बिंदु असाइलम सीकर की घर वापसी से जुड़ा है। सरकार कह रही है कि जिस व्यक्ति ने शरण ली है, हम 30 महीने बाद इस बात का पता लगाएंगे कि क्या उसके देश में हालात बदल गए, क्या खतरा खत्म हो गया। अगर हालात बदले होंगे तो उसको वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्रेटरी फॉर होम ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई देश अपने लोगों को वापस नहीं लेता तो उन लोगों पर वीज़ा बैन लगेंगे। इसके लिए 3 देशों के नाम ले भी लिए गए हैं, अंगोला, नामीबिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। जानकार कहते हैं कि अगर ये बदलाव हुए तो ब्रिटेन के इमिग्रेशन नियम जो हैं यूरोप में सबसे सख्त हो जाएंगे और ये गंभीर समस्या बन सकती है। कई लोग इस बात से चौंक रहे हैं कि लेबर सरकार ने क्या कह दिया ये, लेकिन लेबर सरकार लगातार हिंट दे रही है कि इमिग्रेशन पॉलिसी बदलेंगे। पिछले महीने ही की स्टार्मर ने आधार कार्ड जैसे स्कीम ब्रिटेन में लाने की बात कही थी, तर्क दिया था कि जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं इस कार्ड के बिना उन्हें काम नहीं मिलेगा, इस तरह इलीगल इमिग्रेशन कम होगा। जिन्हें स्टार्मर सरकार के इस कदम पर हैरानी हो रही है उन्होंने सितंबर 2025 में दिया स्टार्मर का बयान शायद नहीं याद किया है। स्टार्मर ने ग्लोबल प्रोग्रेसिव एक्शन कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने कहा था कि हमारी पार्टियां लोगों से उनके मुद्दों से भटक गई थी। हमारी पार्टी का मतलब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीनों मुल्कों में लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज हैं, 2 जगह तो लेबर ही है। स्टार्मर ने यह भी कहा था कि फेयर वेज के सिद्धांत और विदेशी मजदूरों के शोषण को कंपैशनेट लेफ्ट पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता। हर देश को अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी सीमाओं के भीतर मौजूद लोग वास्तव में हैं कौन। ये बयान 2 चीज़ें बता रहा था। पहला तो ये कि स्टार्मर की लेबर सरकार इमिग्रेशन को लेकर नरम रुख नहीं रखेगी, अनाउंस ही कर रहे थे वो कंजर्वेटिव की भाषा नहीं बोलेंगे लेकिन काम वही करेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन अब एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की नज़र में गैर ज़रूरी पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ नत्थी हो गया है। और नैरेटिव की दुनिया में पॉलिटिकल करेक्टनेस एक ज़माने में कूल थी, सेक्सी भी थी, अब वो एक ऐसा अपराध है जिसके साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते, कम से कम पॉलिटिक्स की दुनिया में बिल्कुल नहीं कर सकते अभी जो माहौल चल रहा है। इसीलिए कि स्टार्मर को ये सब करना पड़ रहा है, कहना भी पड़ रहा है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। आज का राजदूत यहीं तक, इसे साजिद ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगाह।